हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट इज एटम के बारे में। क्लास 9th की साइंस का 4th चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 में बात करके आए हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर क्या होता है, तो मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि मैटर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जो जगह घेरे और जिसका अपना मास हो उसको बोला जाता है मैटर, जैसे कि एयर। ठीक है, आगे देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। जी, हम देखते हैं ना कि मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मैटर सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में, गैशियस फॉर्म में मिलता है। तो ऐसा क्या रीजन है, या एटम्स की जो है कौन सी अरेंजमेंट है जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ मैटर की अलग अलग फॉर्म देख पाते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। देखिए, हम जानते हैं ना कि कितने एलिमेंट से टोटल अभी तक कितने फाइंड आउट किए गए हैं, 118। अब उन 118 एलिमेंट्स में से अगर हम 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए सबसे लाइटेस्ट हमने उठाया हाइड्रोजन और एक हमने उठा लिया ऑक्सीजन, तो इसके एटम, हाइड्रोजन के एटम विल बी टोटली डिफरेंट देन द ऑक्सीजन के एटम्स। ऐसा क्यों होगा? तो इसका मतलब इसके एटम ऑक्सीजन के एटम से अलग होंगे, इनके कुछ कंपोजिशन, कुछ इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। ठीक है, हाँ जी, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा कि डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स थे, और डाल्टन के पोस्टुलेट्स में उसने एक बात ये बोली थी कि भैया जो एटम है ना उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन आर एटम्स रियली इंडिविजिबल, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या डाल्टन का जो पोस्टुलेट था वो सच में सही था, या फिर और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, या फिर एटम को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। एटम को के जो स्मॉलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हैं एटम के अंदर, यानी कि क्या कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। ठीक है, तो ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि हम बाद में पता लगा ही लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, अब तो हमें पता ही है, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था जब कि ये बात हम कर रहे हैं। कौन से टाइम की? एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो आगे देखिए, वी शैल फाइंड आउट the answers to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. Subatomic particles के बारे में हमें पता लग जाएगा, और उनकी अरेंजमेंट किसी एटम के अंदर कैसे है उसके लिए हम अलग अलग मॉडल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगेन अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। कब की बात हो रही है? एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। सबसे बड़ा चैलेंज साइंटिस्ट के सामने क्या था? वाज टू रिवील, ये रिवील करना, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज, एक तो एटम का स्ट्रक्चर बताना, ठीक है, एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ये बताना कि एटम की सच में प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, द इलूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले तो साइंटिस्ट जो थे वो ऑलरेडी इस बात से अवेयर हो चुके थे कि देखिए, कुछ तो चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर होता है, यानी कुछ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फ्री आयंस की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री आयंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगी? ठीक है, तो इसीलिए यहां से जो है ये बात हमें समझ आ जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग इन नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो हम एक्टिविटी कर लेते हैं यहाँ पे। एक एक्टिविटी में हम देखते हैं कि जब हम कॉम्ब करते हैं ना अपने ड्राई हेयर्स को, तो हम देखते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर को वो कॉम्ब जो है, जब हमने कॉम्ब कर लिया है तो वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो अट्रैक्ट क्यों करती है? यानी उसके अंदर कुछ चार्ज बिल्डअप हुआ है जब हमने
कॉम्ब से कॉम्ब किया है अपने ड्राई हेयर्स को। ओके, अगला, जब हम रब करते हैं अ ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ से, when we rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near the inflated balloon, अब एक फूले हुए गुब्बारे के पास जब उस रोड को हम लेके आते हैं तो they will attract each other। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये चिपक जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब किया था ना, तो इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, सो आगे देखिए, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज से हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को साथ में रब करते हैं दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो उनके अंदर कुछ चार्ज उत्पन्न होता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये चार्ज एक्चुअली में आता कहाँ से, मतलब एटम के अंदर कुछ तो ऐसा सस्पिशियस है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज जो है वो उत्पन्न होता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें तभी मिल सकते हैं जब हम ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि भैया एटम के आगे टुकड़े किए जा सकते हैं और एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटिंग इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है प्रयत्न किए ये रिवील करने में कि एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और हम सीधा पहुंचते हैं 1900 में, और जब हम 1900 की बात करते हैं तो इस समय तक इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। तब तक समझ आ चुका था कि एटम इतना सिंपल नहीं है जितना कि डाल्टन हमें बता के गए हैं, बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो इसके अंदर है ही। ठीक है, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, तो इनका जवाब दिया सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट आएंगे जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने बोला कि कुछ तो एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है और उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम के अंदर पाए जाते हैं ये। लेकिन इनसे भी पहले, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस। इन्होंने नई रेडिएशंस, किरणों की खोज की थी इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है गैस की ये ट्यूब ली थी, ग्लास की ये ट्यूब ली थी जिसमें गैस इन्होंने फिल की थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कैथोड और इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी से या सेल से इसको अटैच करवाया, और जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ तो इन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशंस ऐसे निकलती हुई उन्हें दिखाई दी, और इन्हीं रेडिएशंस को उन्होंने बोला कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज, और ये कौन सा चार्ज लिए हुए थी, ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए थी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने, कब किया, 1886 में। ठीक है, और इन्होंने डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। समझ में आया कैनाल रेज क्या होता है। देन आगे देखते हैं, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये रेज कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी। एक सेकेंड, हाँ जी, तो कैसी थी कैनाल रेज, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस which ultimately led to the discovery of another subatomic particle। यानी कौन से पार्टिकल की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है जी, पी से प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। ठीक है, दिस subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron। तो गोल्डस्टीन का जो पार्टिकल था, जो पॉजिटिवली चार्ज जो रेज थी, ठीक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल था, वो मैग्नीट्यूड में यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल कितनी थी, इलेक्ट्रॉन जितनी ही, लेकिन ये ऑपोजिट थे चार्ज में, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ठीक है जी, आगे देखिए, द सब एटॉमिक पार्टिकल had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron। its mass was approximately, अब इसका जो भार था, इसका जो मास था वो कितना था, approximately 2000 times as that of the electron। ठीक है, कितना, approximately 2000 times as that of electron। तो प्रोटॉन डेफिनेटली भारी हुए ना इलेक्ट्रॉन से, 2000 टाइम्स भारी हुए।
कौन? प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनको नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन, जो कि 2000 गुना थे भार में, यानी मास में। किससे? इलेक्ट्रॉन से। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। इन जनरल इन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे हम प्रोटॉन को। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। ठीक है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। जो भार होता है ना इलेक्ट्रॉन का, देखिए अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, हालांकि ऑपोजिट होता है इनका चार्ज। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन बहुत हैवी है, 2000 टाइम्स ज्यादा हैवी है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि नाम मात्र का होगा, 0 के बराबर। ठीक है, नेग्लिजिबल। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इट सेम्ड हाईली likely that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges। ठीक है, तो it also appeared that the protons were in the interior of the atom। ये भी पता लग गया कि जो प्रोटॉन है ना वो इंटीरियर में, मतलब कि अंदर है एटम के। फॉर whereas electrons could easily be peeled off, और इलेक्ट्रॉन्स को आराम से छिलके की तरह उनको उतारा जा सकता है, नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को नहीं उतारा जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स कहीं ना कहीं एटम के डीप इनसाइड में लोकेटेड हैं। ठीक है, नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, क्या क्वेश्चन था अभी? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। अब इतना तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर और प्रोटॉन्स हैं। अब समस्या क्या है कि भाई ये बताइए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये भी पता लग गया कि ये कहीं डीप इनसाइड है प्रोटॉन। ठीक है, वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस बिलो। अब हम पता लगाते हैं कि ये कहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अरेंज होते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो वी हैव लर्नड एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, विच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, कौन कौन से भाई? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अभी पता करके आए हैं। ठीक है, इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को यहाँ पे फेल कर दिया गया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आया? अब देखिए, जे थॉमसन साहब ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। अब उनके जो मित्रगण थे वो उनसे यही क्वेश्चन पूछते थे जब भी उनके घर आते थे या जब भी मिलते थे कि जे थॉमसन साहब, हमें आपने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन ये बताइए कि एटम के अंदर वो लोकेटेड कहाँ है। ठीक है, सो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्रिसमस का टाइम था और जो जे थॉमसन अपने फ्रेंड्स को लेके घर पहुंचते हैं और उनकी मदर ने बना रखी होती है पुडिंग। पुडिंग जैसे खीर होती है, जैसे खीर होती है ना, ये खीर का डोंगा मान लो मैंने बना दिया और इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो डाल रखे हैं, काजू, किशमिश, बादाम। ठीक है, तो जे थॉमसन उसको देखते हैं और उनको एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई देखिए, ये जो काजू किशमिश, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना, इनको आप मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये बाकी का जो स्फीयर है ना, ये है प्रोटॉन। ठीक है, इसको पुडिंग मॉडल बोल सकते हैं। या फिर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है यहाँ पे। सो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive sphere charge, ठीक है, were like currents. Currents क्या? Dry fruits. ठीक है, अभी बताया ना मैंने, ऐसे, ये ऐसे in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. अगर हम पुडिंग का मॉडल नहीं देखते हैं तो हम वाटरमेलन का देख लेते हैं। एक तरबूज काटा गया हमारे सामने, उसमें बीज जो होते हैं ना, तो थॉमसन साहब ने बोला कि जो बीज है ना ब्लैक कलर के, इनको आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है और बाकी का जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट। रेड होता है ना, तो वो जो है वो पॉजिटिव है। while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds of the watermelon,
विच आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन साहब ने थक हार के अपने फ्रेंड्स को ये मॉडल बताया कि या तो आप पुडिंग मान लीजिए कि ये पूरी खीर का एक कटोरा है, और ये है जो वाइट कलर के जो खीर है वो है पॉजिटिव, और ये जो बीच में ड्राई फ्रूट्स हैं इनको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी मान सकते हैं जिसके अंदर ये सीड्स हैं नेगेटिवली चार्ज, और बाकी का जो रेड कलर का जो बच गया है स्फीयर वो है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, तो आई होप कि थॉमसन का जो मॉडल है एटम का, जो कि पहले साइंटिस्ट थे वो ये मॉडल देने वाले, वो हम क्लियरली पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये थॉमसन के बारे में, जे थॉमसन साहब के बारे में कुछ लिखा गया है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, उनको जो है नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला था 1906 में, और रदरफोर्ड को मिलेगा आगे चल के 1908 में, 2 साल के बाद। किस लिए? वो भी कुछ खोज करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थॉमसन प्रपोज्ड दैट, अब उन्होंने क्या प्रपोजल डाला? ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्या बोला उन्होंने? कि एटम के जो एटम होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो गोला होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर, वो जो पॉजिटिव स्फीयर है ना पूरा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे धसे हुए हैं। ठीक है, एम्बेडेड हैं। क्लियर? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो बिल्कुल सच है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है चार्ज का वो इक्वल होता है। ठीक है, सो द मेटल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो इसलिए पूरा एटम जो होगा ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये बात बोली थॉमसन साहब ने। फिर उसके बाद आल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात बोल दी। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। ठीक है, लेकिन ये मॉडल जो है ना, आगे जब साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट ढंग से कंडक्ट हो ही नहीं पाए, तो वहां से कंक्लूजन निकला कि ये जो मॉडल दिया गया था ना थॉमसन के द्वारा, ये अप्रोप्रिएट नहीं था। तो अगला मॉडल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड वाज